ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली इंशाल्लाह यूनिट 2A के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन भी करनी है कवर इंशाल्लाह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन का भी पढ़ना है, आइडेंटिटीज होती हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीन आइडेंटिटीज ओ लेवल IGCSE दोनों में मौजूद हैं, वो आइडेंटिटीज को कवर करना है इंशाल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दैट इंशाल्लाह फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे, जिसमें तीन मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन, मिडिल फैक्टराइजेशन, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सारे किस्म के मेथड आपके सामने इंशाल्लाह वन बाय वन करके रखते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं between a quadratic equation and an expression. So what is an expression and what is an equation? Firstly, let's talk about quadratic equation. सब नोट्स जो है वो आप जहाँ आपको लगेगा तो आप मेरे साथ साथ, मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब मैं समझा रहा हूँ तो आप सुनेंगे, फिर मैं लिखने का मौका दे दूंगा तो आप लिख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर्सेस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस मतलब क्वाड्रेटिक हो या कोई और हो, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक हो, लेकिन मैं स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक की बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो जाहिर सी बात है उसमें कुछ करना होता है, लीनियर में तो कुछ खास करने के लिए हमारे पास होता नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं आपके सामने, तो एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो नहीं होता, सबसे पहली बात। एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो नहीं होता। लेट सपोज अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट AX² प्लस BX+C। अब सिर्फ AX² प्लस BX+C लिखा हुआ है तो आपको कहेगा फैक्टराइज। एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज फैक्टराइज्ड। एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज फैक्टराइज्ड। एक मिनट मुझे नहीं, कौवे का बहुत शोर आ रहा है, मैं थोड़ा सा खिड़की बंद कर लो अपनी, जस्ट गिव मी मिनट। जी जनाब, कव्य का इतना शोर था कि डिस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मैंने खिड़की बंद कर दी बहरहाल। तो मैं बात कर रहा था कि एक्सप्रेशंस जो हैं वो फैक्टराइज होते हैं। एक्सप्रेशंस आर फैक्टराइज्ड एंड व्हेन वी फैक्टराइज समथिंग वी गेट फैक्टर्स। हमें क्या मिलते हैं? हमें फैक्टर्स हासिल हो जाते हैं। फैक्टर्स किस तरह के नजर आते हैं? फैक्टर्स इस तरह के नजर आते हैं कि लेट्स सपोज अगर मैं कभी आपके सामने फैक्टराइज करूँ ना, तो आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की होगी, तो आपको नजर आएगा कि आपको ये नजर आ रहे होंगे X+1, X+3, इस तरह के फैक्टर्स आपने निकाले हुए होंगे। एक्स की वैल्यूज नहीं आती, फैक्टर्स आते हैं। अब मैं इसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। कोई आपसे कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन X² प्लस 5X+6। तो आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। फैक्टराइज करने का एक पूरा प्रोसेस है कि व्हेन यू हैव टू फैक्टराइज, मिडिल टर्म ब्रेकिंग आपको करनी है तो आप कैसे करते हैं। नाउ व्हेन यू हैव टू फैक्टराइज एंड देयर टू टर्म्स, तो क्या करते हैं, थ्री टर्म्स होते हैं तो क्या करते हैं, फोर टर्म्स होते हैं तो क्या करते हैं, वो मैं आपको तफसीलन समझाऊंगा। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे, अगर आपको ये प्रोसेस अभी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे सामने कभी थ्री टर्म्स होते हैं, एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स होते हैं, तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। इफ देयर आर थ्री टर्म्स इन द एक्सप्रेशन एंड वी आर टोल्ड टू फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, then in that case we have to middle term break. We do middle term breaking. जब भी हमें एक्सप्रेशंस दिए होंगे हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। अच्छा, अब मैं अभी असल में इस चक्कर में जाना नहीं चाह रहा कि आपको जो है वो कंफ्यूज करूं, लिहाजा मैं इस वक्त ये करता हूं कि मैं खाली आपको ये बता देता हूं कि ये फैक्टराइज होने के बाद X+2 X+3 बनेगा। तो ये जो X+2 और X+3 होंगे ये क्या कहलाएंगे? ये फैक्टर्स कहलाएंगे। देखिए X² प्लस 3X+2X+6, हाँ यही बनेगा। इसके फैक्टर्स आएंगे X+2 X+3। जब आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, वो प्रोसेस कैसे अप्लाई होता है मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। व्हेन यू फैक्टराइज इट, याद रखें जब तीन टर्म्स होते हैं तो फैक्टराइज करने का मतलब होता है आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग, मिडिल टर्म की ब्रेकिंग आपको करनी होगी, सही है।
जब आप करेंगे पूरा प्रोसेस, अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके इंशाल्लाह, फिर आपके पास ये मिल जाता है आपको x+2 x+3। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चों के अंदर आदत होती है, व्हाट दे डू इज दे प्लेस इक्वल टू जीरो, खुद से उनके अंदर ना कोई एक मस्ती होती है कि वो इक्वल टू जीरो खुद से लगा देते हैं। नाउ दे हैव टू पॉसिबिलिटीज, x+2 इक्वल जीरो और x+3 इक्वल जीरो, एंड दे गेट टू आंसर्स, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। नहीं, ये काम आपको नहीं करना, इक्वल टू जीरो आपने नहीं लगाना। अगर एक्सप्रेशन है तो आपको कहा जाएगा फैक्टराइज करो। तो याद रखें, जब फैक्टराइज की इंस्ट्रक्शन है तो उस वक्त आपने इक्वल टू जीरो नहीं लगाना। बगैर फैक्टराइजेशन के आपको काम करना है, ये आपको बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि व्हेनेवर यू आर टोल्ड टू फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन, तो आपने इक्वल टू जीरो नहीं लगाना, आपने जो है वो फैक्टराइज करके रुक जाना है, और ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। जबकि अगर यही चीज इक्वेशन में होती, पता पहले क्या पता चला, एक्सप्रेशंस फैक्टराइज होते हैं, और जब भी लिखा हो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो आप देखेंगे कि इक्वल टू जीरो नहीं होगा और आपने जबरदस्ती लगाना भी नहीं। और अगर इक्वेशन है, इफ यू टॉक अबाउट एन इक्वेशन, देन ए एक्स स्क्वायर, अच्छा लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। लीनियर क्या है भाई, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। अब यहाँ तो अगर देखा जाए तो एक्स की पावर 1 भी है, एक्स की पावर 2 भी है, बट मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आपको इक्वल टू जीरो नजर आ रहा है, तो अगर मैं सिमिलर मिसाल लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसी को कॉपी करता हूँ ना, सेम टू सेम मामला होगा एज इट इज, वही फैक्टराइजेशन भी करनी होगी, सब वही होगा। बस एक चेंज होगा, वो एक चेंज क्या होगा कि अब इक्वल्स टू जीरो होगा। जब इक्वल्स टू जीरो होगा, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। बस अगर यहाँ इक्वल्स टू जीरो होगा, जो कि एक्सप्रेशन में नहीं होता, इक्वेशन में होता है, तो फिर आप क्या करते, फिर आप x+2 x+3 को इक्वेट टू जीरो करते। अब फैक्टराइज की इंस्ट्रक्शन भी नहीं होती, अब आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है सॉल्व, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जब एक्सप्रेशंस होते हैं तो आपको कहा जाता है फैक्टराइज करो। जब इक्वेशन नहीं होगा, जब एक्सप्रेशंस होंगे तो आपको कहा जाएगा फैक्टराइज करो, जब इक्वेशन होगा आपको कहा जाएगा सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद, फैक्टराइज करने के बाद आपको फैक्टर्स मिलते हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलते हैं पता है, सॉल्यूशंस मिलते हैं। सॉल्यूशंस के और दो नाम है, सॉल्यूशंस को रूट्स भी कहा जाता है, ये सॉल्यूशंस एक्स इंटरसेप्ट्स भी कहलाते हैं। कोशिश होगी कि आपको इतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बताएं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो। तो इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व होते हैं, और सॉल्व होने के बाद हमें सॉल्यूशंस, रूट्स या एक्स इंटरसेप्ट्स हासिल होते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, इन रूट्स को एक्स इंटरसेप्ट्स क्यों कहते हैं, व्हाई डू वी कॉल इट एक्स इंटरसेप्ट। क्योंकि अगर हमारे पास रूट्स आ जाएं और हम स्केच करें उनको, तो कर्व उन पॉइंट से गुजरता है, ये होते हैं रूट्स। जैसे अगर यहाँ पर मैं सॉल्व करूँ तो -3 एंड -2, x+2 x+3 इक्वल टू जीरो को अगर मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। ये -3 और -2 क्या होंगे मेरे, दे आर नोन एज द सॉल्यूशंस, दे आर नोन एज द रूट्स। कहेगा ना फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो फौरन घंटी बजनी चाहिए, ओके आई हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, oh yes, okay. So if the examiner is telling you to solve, then you find the solutions by solving it. Those solutions are known as roots, or we also call them x-intercepts. Why do we call them x-intercepts? क्योंकि ये वो पॉइंट्स होंगे कि अगर मैं इसको स्केच करूं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो ये x की वो वैल्यूज होंगी जो, जहां कर्व x एक्सिस को टच कर रहा होगा, ये x की वो वैल्यूज होंगी जिन पे कर्व जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा।
लिहाजा ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाएंगी। क्या कहते हैं इनको? ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाएंगी, इनको हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। तो सॉल्यूशंस, रूट्स एंड एक्स इंटरसेप्ट्स, ये तीनों इनके नाम है। और यहाँ याद रखें हमेशा वैल्यूज ऑफ एक्स आती हैं, जबकि फैक्टर्स के अंदर वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं आती, बल्कि हमारे पास फैक्टर्स आते हैं, x+2 और x+3। वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं आएंगे, फैक्टर्स आए। तो हमेशा याद रखें जब भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इसका मतलब गिवन चीज जो है वो एक्सप्रेशन है। और जब हिदायत भी होगी तो आपको कहा जाएगा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और जब इक्वेशन होगा आपको कहा जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फैक्टर एक्सप्रेशन फैक्टराइज होने के बाद हमें फैक्टर्स मिलते हैं, और इक्वेशन सॉल्व होने के बाद हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। सॉल्यूशंस के तीन नाम हैं। सॉल्यूशन को सॉल्यूशंस भी कहा जाता है, रूट्स भी कहा जाता है, एक्स इंटरसेप्ट भी कहा जाता है। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो, इसीलिए इनको एक्स इंटरसेप्ट भी कहा जाता है। सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे इंशाल्लाह अच्छी तरीके से। लेकिन पहले सबसे पहली बुनियादी चीज ये थी, समझना थी कि क्या आपको करना क्या है, किस तरह का। और हमेशा याद रखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें दो किस्म के शेप्स आपके सामने होते हैं। या तो एक हैप्पी फेस कर्व होता है इस तरह का, या एक सैड फेस कर्व होता है। मतलब क्वाड्रेटिक में हमेशा या तो मिनिमम पॉइंट आपको नजर आएगा, व्हेनेवर वी आर गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन, विल ईदर सी अ मिनिमम पॉइंट और विल सी अ मैक्सिमम पॉइंट। ये दो किस्म के शेप्स क्वाड्रेटिक में एग्जिस्ट करते हैं। सही है। तो ये बिल्कुल बुनियादी डिस्कशन थी कि भाई इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, और कैसे जो है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्सप्रेशन है, और कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन है। सिर्फ इक्वल टू जीरो जो है वो आपको बताएगा कि ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है। मुझे बताएं, यहाँ तक नोट कर लें और मुझे बताएं इज इट क्लियर टू एवरीवन। नोट कर लिया जाए तो मुझे बता दें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, चैट में सब क्लियर एंड डन लिख दिया करें। क्लियर का मतलब आपको समझ आ गया, डन का मतलब आपने कॉपी कर लिया। सही। वंस यू हैव रिटन क्लियर एंड डन आई विल मूव फॉरवर्ड। जल्दी से कर ले, शाबाश। जी बेटा, आप लोगों का जवाब नहीं आया सबका। अबू बकर, अमीर असलम, अमीर असलम का आ गया। अबू बकर, अब्दुल रहमान, हंसा, नवार। दिल हंसा का भी आ गया, सॉरी नवार का नहीं आया।
नवार अबू बकर अब्दुल रहमान, वेटिंग फॉर यू पीपल बेटा, जल्दी से बता दें। इज इट्स क्लियर एंड डन सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। चलें आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटीज पर। व्हाट आर आइडेंटिटीज? तीन किस्म की आइडेंटिटीज हैं जो हमें आनी चाहिए, और आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या फर्क है उसके बारे में भी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। पहली आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये एक और चीज याद रखें, इक्वेशन में दो लाइंस होती हैं, आइडेंटिटी में तीन लाइंस होती हैं। अगर कभी आपको इक्वेशन इक्वेशन दिया हुआ होगा ना, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल्स टू, दो लाइंस। वेन एवर द एग्जामिनर हैज गिवन यू आइडेंटिटी, हाँ हमारी आदत होती है कि हम आइडेंटिटी को भी इक्वेशन बना के इक्वल्स टू लिख रहे होते हैं, इससे मार्क्स तो नहीं कटेंगे हमारे। लेकिन एग्जामिनर जब आइडेंटिटी देगा ना, वो तीन लाइंस लिखेगा। तो वैसे यूजुअली किताबों में हर जगह आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देयर थ्री लाइंस, then this means the two expressions given on the left and right side are identical to each other। और अगर इक्वल्स टू है इसका मतलब इक्वेशन। तो एक ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फिर थर्ड आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, गलती क्या होती है पता है? वेन ए प्लस बी होल स्क्वायर आता है ना, तो बच्चा बोलता है ए स्क्वायर, ए को भी स्क्वायर कर दो प्लस बी को भी स्क्वायर कर दो। जबकि अगर आप ए प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो। टू स्क्वायर का मतलब क्या होता है? टू को टू से मल्टीप्लाई करो। फाइव स्क्वायर का मतलब फाइव को फाइव से करो। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी को ए प्लस बी से करो। तो जरा आप यहाँ से सोचिए, ए प्लस बी को ए प्लस बी से करेंगे तो ए को दोनों से करेंगे, ए और बी से। ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे ए बी आएगा। फिर बी को ए से करेंगे और बी को बी से करेंगे तो प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, क्योंकि बी ए और ए बी जो है वो एक ही चीज होती है, लिहाजा ए बी और बी ए मिला के 2ab बन गया। तो अगर मैं दो ब्रैकेट को लेकर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिहाजा याद रखें कि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो जो गलती बच्चे करते हैं जिसमें ये चीज नहीं लेते, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर है। आपने ये ब्लंडर नहीं करना। जब एक होल स्क्वायर ब्रैकेट, एक ब्रैकेट होगा उसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, तो जो दो से ज्यादा टर्म्स होंगे तो फिर तो अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी की एक्सपेंशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। एग्जामिनर डज नॉट एक्सेप्ट कि हमें वो चीज याद हो। होती है उसकी एक्सपेंशन भी, डराइव हुई भी है, लेकिन एग्जैक्ट। और ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर है तो क्या होगा, ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर है तो क्या होगा, अलग अलग चीजों की डेरिवेशन मिल जाती है। लेकिन हमें सिर्फ दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे और उसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, हमें खाली इतना ही टैकल करना है। तो अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब देखा जाए तो खाली मिडिल टर्म में माइनस है, बाकी पहले ए स्क्वायर में के पीछे भी प्लस है और बी स्क्वायर के पीछे भी प्लस है। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इट इज आइडेंटिकल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ऐसा एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बात समझ आ जाए। तो अगर मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की मिसाल लूँ, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस टू होल स्क्वायर की एक्सपेंशन क्या होगी? तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर। ए क्या है भाई आपका? यहाँ अगर आप आइडेंटिफाई करें तो आपका जो ए है वो है एक्स, जो है वो आपका ए हो गया, और आपका जो टू है वो आपका बी हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के मुताबिक ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स का स्क्वायर, प्लस 2ab का मतलब है कि ए की जगह पे आएगा एक्स और बी की जगह पे आ जाएगा टू, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कि बी की जगह पे आ जाएगा टू। और इक्वल्स टू के बाद जब मैं इसको इक्वल्स टू करूंगा तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर जो मेरा बनेगा, द फाइनल आइडेंटिटी दैट आई विल गेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अच्छा, अब ये आइडेंटिटी, ये इक्वेशन नहीं है, ऐसा क्यों? तो एक बात मैं बताता हूँ, इक्वेशन इज ट्रू
फॉर specific values of x. Equation is true for specific values only, and identity is true for all values, for all values of the given variable. क्या मतलब कि अगर वेरिएबल x है तो x की कोई भी वैल्यू आइडेंटिटी में डाली जाए, जो लेफ्ट साइड का आंसर होगा वो राइट साइड के आंसर से हमेशा मैच करेगा। अच्छा, इक्वेशन की मिसाल आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे, वो हम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिसाल अगर मैं आपके सामने रखता हूँ कि x+2 जो है, x+2 जो है 2x-1 के बराबर है। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्यों है? Because if you are going to substitute the value of x on the left side and on the right side both, the answers of both sides will not always be same. कोई x की एक, यहाँ तो खाली एक ही x की वैल्यू ऐसी है जिसपे लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के आंसर के बराबर हो। ऐसे थोड़ी है कि x की वैल्यू 1 डालूंगा तो जो लेफ्ट साइड का आंसर आएगा वही राइट का आंसर आएगा। इक्वेशन जो है वो खुद से हम फॉर्म करते हैं, और इक्वेशन ऐसा होता है जो स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए वैलिड होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अगर सोचें सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स को वहां ले जाएंगे, -1 को यहाँ ले आएंगे, तो 2+1 3 हो जाएगा, 2x-x हो जाएगा x, तो x का आंसर आ जाएगा 3। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज। मैं लिख रहा हूं ओनली वैलिड व्हेन x इक्वल्स 3। अब x 3 डालें, 3+2 5 एंड 2 टाइम्स 3 6, 6 - 1 इज 5। लेफ्ट साइड का आंसर भी 5, राइट साइड का आंसर भी 5, दोनों साइड्स का आंसर 5 आएगा। तो ये इक्वेशन सिर्फ तब वैलिड है जब x 3, ओनली वैलिड व्हेन x इज 3, इसलिए ये इक्वेशन है। लिमिटेशन हो गई ना। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व होगा तो वो एक से ज्यादा वैल्यूज पे, दो वैल्यूज पे वैलिड होगा। क्यूबिक इक्वेशन होगा तो वो मैक्सिमम 3 वैल्यूज तक वैलिड होगा, वो भी फर्ज नहीं है, 3 या उससे कम, दो क्वाड्रेटिक में 2 या उससे कम वैल्यूज पे वैलिड हो सकता है इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होगा जैसे यहाँ पर है, लीनियर इक्वेशन का मतलब है द पावर ऑफ 1, तो ओनली लीनियर इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ x, वन वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल। Quadratic equation will be valid for maximum 2 values. Cubic equation will be valid for maximum 3 values. But an identity is true for all values. अच्छा सर कैसे कह सकते हैं, आइए साबित करता हूँ। x+2 होल स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू x² + 4x + 4। तो मैं कह रहा हूँ x+2 होल स्क्वायर आइडेंटिकल है x² + 4x + 4 से। आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्टली सेम आंसर देगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा सेम आंसर देंगी, दे आर आइडेंटिकल। मतलब दिखने में अलग अलग नजर आ रही हैं बट है आइडेंटिकल। Now if I'm going to substitute the values of x, let me check it out, चेक करते हैं। अगर मैं चेक करूं यहाँ पर, मैंने कहा चले x = 1 डाल के ट्राई करते, तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 1+2 का स्क्वायर, और राइट साइड पे आ जाएगा 1² + 4 टाइम्स 1+4, x² + 4x + 4 में डाला मैंने, तो 1+2 is 3, 3 का स्क्वायर इज 9, and 1+4 + 4 is also 9. Oh wow, amazing. I have put in a random value of x, that is 1, and I've got the answer 9 = 9. This means left hand side equals right hand side. अब अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू डाल दें, कोई भी मैं जैसे मैं एग्जाम्पल 3 डाल रहा हूँ, 3+2 का स्क्वायर इज 5² 25, तो यहाँ भी 3 डालें, यहाँ भी 3 डालें, तो 3² इज 9, 4 3 is 12 + 4, तो 9 + 4 is 21, 21 + 4 is 25। क्या आंसर आ गया? 25 = 25। तो पता चला कि आइडेंटिटी वो चीज होती है जो हमेशा सेम आंसर देती है लेफ्ट साइड और राइट साइड का, चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू हो। तो आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल, इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल। ये नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि आइडेंटिटी कहते किसे हैं। कोई आपसे पूछे आइडेंटिटी किसे कहते हैं, आप आइडेंटिटी कहेंगे, बोलेंगे, आप बोलेंगे आइडेंटिटी वो चीज होती है जिसमें दो एक्सप्रेशंस होते हैं और दोनों आपस में आइडेंटिकल होते हैं, और पहले एक्सप्रेशन में जब एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू डाली जाए और वही वैल्यू दूसरी साइड वाले एक्सप्रेशन में डाली जाए, जैसे राइट साइड पर, तो आंसर लेफ्ट साइड का राइट साइड का हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। जबकि इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, इक्वेशन से स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए वैलिड होती है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ जो है वो a - b होल स्क्वायर की, तो मैं इसकी मिसाल लेता हूँ, x - 2 होल स्क्वायर,
तो कैसे एक्सपैंड होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए विच इज एक्स टाइम्स बी विच इज 2 प्लस बी स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर। अब ये समझ लें कि इस माइनस की वजह से सिर्फ मिडिल टर्म में माइनस आ रहा है, जबकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस। भाई जब दोनों टर्म्स प्लस थे तो फिर तो तीनों एक्सपेंशन के बाद तीनों टर्म्स प्लस ही आए थे ना। लेकिन जब माइनस है ना, तो ए का स्क्वायर प्लस के साथ है, बी का स्क्वायर भी प्लस के साथ है, सिर्फ बीच में माइनस आया है। दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर की एक्सपेंशन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, और इसको यहाँ से एक्सपैंड करें, यहाँ से आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये भी आइडेंटिटी है, आप चेक कर लें। वैल्यू 5 डाल दें, 5 - 2 का स्क्वायर हो गया 9, और यहाँ 5 डालें 25 -20 प्लस 4। 25 - 20 इज 5, 5 + 4 इज 9। यहाँ भी 9 आ गया, लेफ्ट साइड भी पे भी 9 आया और राइट पे भी 9 आ गया। तो आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल। अच्छा, फिर तीसरी आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी आइडेंटिटी क्या है भाई? तो तीसरी आइडेंटिटी आपकी, इसकी मिसाल हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब याद रखें, तीसरी आइडेंटिटी तब लगती है जब ए और बी दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हो। ऐसा नहीं हो सकता कि परफेक्ट स्क्वायर्स ना हो। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है। अब यहाँ लग सकती है आइडेंटिटी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 क्या हो जाएगा? पहले आप इसको रीराइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 का मतलब होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एंड दिस विल बी आइडेंटिकल टू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5। जब भी आपको इस तरह दिया हुआ हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो ये देखा करें क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो ये आइडेंटिटी लग ही नहीं सकती थी, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस जैसे 30 होता या 20 होता, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 20 ही रह जाता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता था इसका। बट क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 था, लिहाजा इस 25 को मैंने 5 स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और फिर ये कन्वर्ट हो गया एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बन गया। तो ये तीन आइडेंटिटीज जो है मैंने आपके सामने रखी, जिसको आपको आपको अंडरस्टैंडिंग जिसकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो आप फौरन कहेंगे 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जो कि फिर कन्वर्ट हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो तीसरी आइडेंटिटी रखने के लिए दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। एक्स क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि एक्स पे स्क्वायर किया गया, और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 गेट्स कन्वर्टेड टू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। ये तीन किस्म की आइडेंटिटीज हैं जो हमें नजर आती हैं ओ लेवल्स और आईजीसीएसई के सिलेबस में, जो आप लोगों को जिनका कमांड होना चाहिए, और आपको ये आनी चाहिए कि किस तरह से इन आइडेंटिटीज को एक्सपैंड, इन आइडेंटिटीज के थ्रू एक्सपैंड किया जाता है। अच्छा, अब ये भी समझ लें कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है तो आप राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर राइट वाली चीज दी हुई होगी तो आप लेफ्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको पिक हो जाता है। लेकिन अगर आप पिक नहीं कर सकते तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4 की आप मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा सिखाऊंगा आगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 है, अगर आप कभी एक्स स्क्वायर माइनस 9 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 को आप एक्स स्क्वायर माइनस 9 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी है, उसी तरह कहीं कहीं ये भी लग रहा होता है कि ए माइनस बी ए प्लस बी बताओ क्या है। तो फॉरन पिक होना चाहिए कि ए माइनस बी ए प्लस बी इज बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड दी होगी तो आप राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट दी होगी तो आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गई तीन आइडेंटिटीज का जिक्र। तीन आइडेंटिटी जो ओ लेवल आईजीसीएसई में बहुत ज्यादा टेस्ट होती हैं और आपको आनी चाहिए अच्छी तरह से। मुझे बताएं, क्या आइडेंटिटी और इक्वेशन का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है, और क्या ये तीनों किस्म की आइडेंटिटी जो है वो आपको समझ आ गई हैं, जो यूजुअली जो है एग्जाम में दी हुई होती हैं? ये प्लीज बताइएगा। यहाँ तक कॉपी भी कर लें, कॉपी करके कॉपी डन एंड कंप्लीट क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको समझ भी आ गया और आपने लिख भी लिया।
Yes, Cynthia, what do you have to ask? सर, मुझे फर्स्ट वाले का समझ नहीं आया, हाउ इज इट 2AB? 2ab कैसे हुआ, मतलब ये डिराइव कैसे हुआ, ये कह रही हूँ? जी सर। अच्छा देखो, वैसे तो ये किताबों में ऐसे ही लिखा होता है कि आप इसको ऐसे इसको याद कर लो, सही है। लेकिन इसको डिराइव करने का तरीका मैं क्योंकि बता चुका हूँ, अभी मैंने मेंशन किया था, उस दौरान शायद तुम्हें कोई चीज़ क्लिक नहीं हो, इसलिए मैं इसको वाजे कर देता हूँ। लेट सपोज अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है और a प्लस बी को तुम 2 दफा मल्टीप्लाई करती हो, तो जब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करती हो तो क्या प्रोसेस होता है? a को a से मल्टीप्लाई करोगी पहले, और a को b से भी करोगी, ऐसा ही। यस। तो नाउ व्हेन a is multiplied by a, it will be a square, and a multiplied by b will give you ab। पहले हमने a को दोनों से कर लिया, a से भी और b से भी। अब हम जो है वो इस b को a से भी करेंगे और b से भी करेंगे। जब b को a से किया तो क्या हो जाएगा, b a हो जाएगा, या a b भी बोल सकते हैं। b a या a b एक ही बात है ना। मैं कहूँ 2 टाइम्स 3 या 3 टाइम्स 2 अलग अलग है या सेम है? सेम। तो सिमिलरली ए बी एंड बी ए भी सेम है। ऑर्डर आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता, बिकॉज ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो b इंटू ए और a इंटू बी इज सेम ए बी, 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2 सेम इज 6, 5 इंटू 4 और 4 इंटू 5 इज सेम। सो ए बी a इंटू बी और b इंटू ए भी सेम। सिमिलरली b को b से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया p b स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपनी जगह है, और जो ए बी और ए बी है वो क्या हो गया, 1ab प्लस 1ab क्या हो गया, 2ab। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तो एक तो ये तरीका है कि तुम a प्लस बी ए प्लस मतलब x+2 का होल स्क्वायर आएगा तो x+2 दो दफा लिखकर मल्टीप्लाई करो। और एक तरीका क्या है कि डायरेक्ट हमें रूल पता चल जाए कि अगर कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो उसका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे किताबों में ना डायरेक्ट एज अ रूल लिखा हुआ है, जो कि हमें कहा जाता है कि याद करो, तो हमें डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। बट निकला कैसे ये मैंने आपको बता दी। अब बताओ, अब मजीद कुछ कंफ्यूजन है या तो सवाल पूछ लो फिर। नहीं सर, थैंक यू। सही, परफेक्ट। इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ माइनस ए भी आएगा और यहाँ भी माइनस ए भी आएगा। तो माइनस ए भी मिला के -2ab हो जाएगा, तभी आपको यहाँ एक्सपेंशन में -2ab मिल रहा है। सही, अच्छी बात है, कोई ऐसी चीज हो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें ताकि बात क्लियर हो जाए, सही है। चलें, यहाँ तक मेरे ख्याल से जो है सबका क्लियर एंड डन हो गया है। जिन्होंने नहीं भी एक्नॉलेजमेंट दी थी है वो क्लियर एंड डन की एक्नॉलेजमेंट दे दें, ताकि फिर हम स्मूथली जो है वो आगे बढ़ते चले जाएं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन एक्सप्रेशन में फ़र्क देखा। फिर हमने ये सीखा कि इक्वेशन जो है वो स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए वैलिड होते हैं, जबकि आइडेंटिटीज ऑलवेज वैलिड होती हैं। और 3 किस्म की आइडेंटिटीज जो हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, जिसका इस्तेमाल हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। अब जो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फैक्टराइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा आती है। फैक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस। अच्छा नहीं, सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सिर्फ प्रोसेस नहीं है, फैक्टराइजेशन के थ्रू हम सॉल्विंग भी करते हैं। तो वैसे तो अभी मैं सिर्फ फैक्टराइज एक्सप्रेशंस की बात करता हूँ। फैक्टराइज, कहीं एस नजर आता है, कहीं ई नजर जेड नजर आता है, तो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जब एग्जाम में भी सवाल आएगा ना इसी तरह का आएगा कि फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब मैं मिसाल देता हूँ। अब इसमें दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है 2 टर्म्स वाली। तो याद रखें, जब 2 टर्म्स वाली कैटेगरी होगी ना फैक्टराइजेशन में, तो वी विल हैव टू टेक कॉमन। इसमें कॉमन टेकिंग इन्वॉल्व होती है, और एट टाइम्स वी यूज थर्ड आइडेंटिटी। या तो कॉमन टेकिंग होगी, ये थर्ड आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। तो ये भी कॉमन टेकिंग एंड स्लैश और आइडेंटिटी, थर्ड थर्ड आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब मैं बताता
Though there could be two terms and we can be asked to factorize it, we can have three terms and we can be asked to factorize it, and we can have four terms and we can be asked to factorize it. If there are two terms, how will we factorize? दो टर्म्स होंगे तो फैक्टराइजेशन कैसे होगी, तीन टर्म्स होंगे तो फैक्टराइजेशन कैसे होगी, और फोर टर्म्स होंगे तो फैक्टराइजेशन कैसे होगी, ये दरअसल हमें समझना है। तो दो टर्म्स की मैं कुछ मिसाल दे आपके सामने पेश करता हूं। पहले दो टर्म्स वालों को समझ लेंगे, उसके बाद हम तीन टर्म्स की तरफ जाएंगे। लेट सपोज कैटेगरी वन के अंदर मैं एग्जांपल ए की बात करता हूँ, 2x+4। You have been given 2x+4 and you are told to factorize it। तो आपने बोला यार सर ने सिखाया था कि अगर दो टर्म्स हों, देयर टू टर्म्स, तो कॉमन लेने का मतलब ये है, अगर यहाँ दो टर्म्स होंगे तो कॉमन लेने का मतलब ये है, सॉरी फैक्टराइज करने का मतलब ये है कि कॉमन ले लेना। If there are two terms and you are told to factorize, then this means you have to take common। आपने कहा कोई मसला नहीं है, टू कॉमन लेते हैं, आंसर आ जाएगा x+2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ लिखा हुआ है जब दो टर्म्स होते हैं तो कॉमन टेकिंग करते हैं, एंड बाज औकात कॉमन टेकिंग के बाद थर्ड आइडेंटिटी भी लगाते हैं। अच्छा, और कॉमन टेकिंग और थर्ड आइडेंटिटी का मतलब ये कि बाज औकात दोनों तो नहीं लगाते, लेकिन बाज औकात कॉमन नहीं निकल रहा होता, डायरेक्ट थर्ड आइडेंटिटी लगाते हैं। अब मैं आपको सारे केसेस बताऊंगा, मिसाल है x² - 9 दिया हुआ। अब कहने को तो दो टर्म्स है, तो आप सोच सकते हैं कि सर ने कॉमन टेकिंग का बोला था, लेकिन यहाँ तो कॉमन निकल नहीं रहा। तो सर ने सिर्फ कॉमन टेकिंग का नहीं बोला था, सर ने कहा जब दो टर्म्स होते हैं तो या कॉमन टेकिंग और थर्ड आइडेंटिटी साथ साथ होते हैं, दोनों की दोनों, या सिर्फ थर्ड आइडेंटिटी लग रही होती है, या बाजू का सिर्फ कॉमन टेकिंग हो रही होती है। तो पार्ट ए में मैंने वो केस बताया जिसमें सिर्फ कॉमन टेकिंग पॉसिबल थी, थर्ड आइडेंटिटी का तो कोई काम ही नहीं था। पार्ट बी वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। कैसे? आपको x² - 9 दिया हुआ था, आपने कहा ये तो पहले x² - 3² हो गया, और x² - 3² का मतलब है x - 3 और x+3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल सी वो देखते हैं जिसमें दोनों काम करने की जरूरत है। 2x² - 50। आपने कहा सबसे पहले सर ने कहा था कि अगर दो टर्म्स होंगे तो या तो कॉमन टेकिंग होती है या थर्ड आइडेंटिटी लगती है, इन दोनों में प्रेफरेंस कॉमन टेकिंग को मिलती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉमन टेकिंग हो रही है नहीं, अगर कॉमन टेकिंग हो रही है तो कॉमन टेकिंग के बाद देखते हैं कि थर्ड आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही। अच्छा, और कॉमन टेकिंग नहीं हो रही तो फिर थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं, तो थर्ड हो सकता है कॉमन टेकिंग ना हो रही हो लेकिन थर्ड आइडेंटिटी लग रही हो, जैसे एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल बी में कॉमन टेकिंग नहीं हो रही थी लेकिन थर्ड आइडेंटिटी लग रही थी। एग्जाम्पल ए जो है उसके अंदर कॉमन टेकिंग हो रही थी, थर्ड आइडेंटिटी नहीं लग रही थी। एग्जाम्पल सी वो है जिसमें सबसे पहले हमें कॉमन टेकिंग करनी है, क्योंकि पहली इंस्ट्रक्शन वही है टेक कॉमन, तो आपने टू कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया x² - 25। थर्ड आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना या दोनों करना एक ही सवाल में, तो यहाँ क्या केस है? तो आपने कहा 2x² - 50 जो है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मुझे फैक्टराइज करना है, सबसे पहला काम मैं करूंगा कॉमन टेकिंग। क्या कॉमन टेकिंग हो सकती है? नहीं। कॉमन टेकिंग अगर हो गई 2 टाइम्स x² - 25 हो गया, अब देखें अब क्या मजीद हो सकता है? आपने कहा भाई मजीद भी हो सकता है, x² मतलब x² और 25 का मतलब 5²। अभी 2 टाइम्स x² - 5² हो गया, तो x² - 5² का मतलब a² - b², विच मीन्स a - b a+b। अब ब्रैकेट में भी अगर इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा x - 5 और x+5। तो पहले कॉमन लिया, जब कॉमन लिया तो अंदर जो भी बचा उस पर a² - b² लग गया। अच्छा, अब यहां से आपको पता चला आपका फाइनल आंसर होगा 2 टाइम्स x - 5 x+5। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसमें
टू से कॉमन टेकिंग। अच्छा, थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अचानक क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आई एम रिपीटिंग। मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि दो टर्म्स हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी कॉमन टेकिंग को देंगे, फिर कॉमन टेकिंग के बाद मजीद कुछ करने को नहीं है, तो वही हमारा आंसर बन जाएगा। x² - 9 कॉमन टेकिंग नहीं हो सकती, तो फिर हमें देखना है कि क्या थर्ड आइडेंटिटी लग रही है, तो हम थर्ड आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ये थर्ड आइडेंटिटी का लगाना फैक्टराइजेशन। Why? Because x² - 9 is x - 3 x+3, and x - 3 is also a factor, x+3 is also a factor. We have got two factors. अच्छा, पार्ट सी ने हमें सिखाया कि यहाँ तो कॉमन टेकिंग भी लग रही थी, पहले कॉमन टेकिंग भी हुई है। वी हैव टेकन टू एज कॉमन, टू टर्म्स है, पहली प्रायोरिटी कॉमन टेकिंग को देंगे। कॉमन हमने निकाला, टू कॉमन लिया, वी गॉट x² - 24। once we have got once we have taken 2 as common, we have got x² - 25। अब x² - 25 का मतलब हो गया x² - 5 square, and x² - 5 square is basically x - 5 x+5। तो यहाँ पर firstly we have taken 2 as common, and then we have applied the third identity within the brackets. So we have done both of the things, common taking and third identity। कॉमन टेकिंग और थर्ड आइडेंटिटी से मुराद कभी कभार सिर्फ कॉमन टेकिंग होती है, कभी कभार सिर्फ और सिर्फ, अच्छा दो टर्म्स की बात हो रही है। If there are two terms, at times there is only common taking, as an example A. At times there is only usage of third identity, as an example B. At times there is common taking and usage of third identity both, as in part number C. And at times common taking only and no third identity। तो मैं पार्ट डी बता रहा था कि अगर 2x² - 30 दिया होता तो स्क्वायर से ऐसा किसी को सोच में आ सकता है कि भाई कहीं थर्ड आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी, लेकिन when they have taken 2 as common, they have got x² - 15। तो दे रियलाइज किया भाई x² तो x होल स्क्वायर कहला सकता है, लेकिन 15 किसी का स्क्वायर नहीं। हाँ, √15 का स्क्वायर होता है 15, बट √15 एक इंटीजर नहीं है, इट इज असर्ट, इट इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का स्क्वायर की फॉर्म में हम आइडेंटिटी नहीं देते, लिहाजा यहाँ पर x² - 15 जो है मजीद फैक्टराइज नहीं होगा, क्योंकि 15 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट इज व्हाई वी ओनली टेकन कॉमन एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स। So this will become our final answer. The bottom line is when there are two terms and we have to factorize uh, the expressions, then we have to, the first priority is to take common. If after taking common we see that a² - b² identity is being applied, तो हम वो लगा लेंगे। नहीं लग रही, जैसे पार्ट डी में नहीं लग रही कॉमन टेकिंग के बाद, तो हम रुक जाएंगे और हमारा आंसर वही हो जाएगा। और बाज औकात जो है वो सिर्फ कॉमन लेकर आंसर आ जाता है, बाज औकात कॉमन लेने के बाद थर्ड आइडेंटिटी लगाने की जरूरत पड़ती है। चार किस्म के एग्जांपल्स मैंने आपके सामने पेश कर दी। अच्छा, फिर मैं बात करता हूँ थ्री टर्म्स की। थ्री टर्म्स होंगे तो क्या करेंगे? थ्री टर्म्स अगर होंगे और लिखा होगा फैक्टराइज, तो फिर यकीनन यकीनन मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही होगी। अच्छा, एक बात और भी मेंशन कर दूं, मेरे चैट पे सवाल आया था तो मैं जवाब दे रहा हूँ।
सही है, नमाज पढ़ लो अबू बकर। 10 से 15 मिनट और है, इंशाल्लाह मैं क्लास 10-15 मिनट और लूंगा, उसके बाद क्लास खत्म कर दूंगा। सही है, आई विल एंड फैक्टराइजेशन, वॉट एवर यू मिस यू जस्ट चेक आउट द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट। सही है, Yes, फिर sir. रिकॉर्डिंग Sir, देख लीजिएगा। I just want to ask, when is the test going to be? Is it on Thursday? on So, on on Wednesday, inshallah, on Wednesday, between the slot 7 to 8, right after Maghrib. okay. Okay, okay, take care, inshallah. So if there are two terms, then we have to take common, and we might have to use the third identity, and if there are three terms, we do middle term breaking. अब वो थ्री टर्म्स में मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ऊपर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसी को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। नाउ बहुत से लोगों को फैक्टराइजेशन का प्रोसेस पता होता है, बट जिसको नहीं पता होता वो समझ ले। इफ यू हैव टू फैक्टराइज, यू विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म विद द थर्ड टर्म। पहले टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होता है, इसको अरेंज करें इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। तब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वाला टर्म पहले आएगा, यानी कि स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला आएगा, और फिर विदाउट एक्स वाला आएगा। इट इज ऑलवेज अरेंज्ड इन द फॉर्म ax² + bx + c। तो ये ax² वाला मैं पहला टर्म कह रहा हूँ, और c वाला तीसरा टर्म होगा। जब 2x+4 है ना, अगर लेट सपोज मैं यहाँ ऐसी एक और मिसाल भी ऐसी मेरे जहन में आई थी, तो मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। 6 पार्ट ई वाला एग्जांपल बना लेते हैं। लेट सपोज वी हैव x³ 2x³ - 8x⁻6। So again, what we have to do, we have to see that there are two terms and we are factorizing, we have to take common। तो हम देख सकते हैं कि 2x³ पूरा का पूरा कॉमन निकल रहा है। 2x³, if we take 2x³ as common, we will get 1। और अगर अच्छा ये एक चीज याद रखें, जो चीज कॉमन ली जाती है उसको डिवाइड करते हैं। मतलब 2x³ को कॉमन लिया तो जो टर्म 2x³ मौजूद था उसमें 2x³ को डिवाइड किया, वी गॉट 1, क्योंकि सभी कॉमन ले लिया, कुछ बचा ही नहीं। बट अगर 8x⁻6 है, 8x⁻6 से मैंने 2x³ कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा ये देखने के लिए आप डिवाइड करेंगे। 8x⁻6 में डिवाइड करेंगे 2x⁻3 को, 2 1 2 एंड 2 4 8। और इसी तरह x³ x6/x³ में x³ बच जाएगा। वैसे भी लॉ ऑफ इंडाइसिस में पढ़ा था ना, सेम बेसिस डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट, 4x-3, तो आंसर विल बी 4x³। इसका मतलब यहाँ पर आपका 4x³ बच जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर ऑफ फैक्टराइजेशन। किया कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमन टेकिंग ही ली है, लेकिन कॉमन टेकिंग में हमने ना सिर्फ नंबर कॉमन लिया बल्कि वेरिएबल भी कॉमन लिया। 2x³ को जब कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ -4x³ बचा। एक दफा क्रॉस चेक कर लिया करें, 2x³ × 1 इज 2x³ एंड 2x³ × -4x³ इज माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 4 8 एंड x³ × x³ इज x6। वी आर गेटिंग द सेम आंसर एज गिवन इन द ओरिजिनल क्वेश्चन। इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जब 3 टर्म्स होंगे तो क्या करेंगे। सो द 3 टर्म्स वी डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग। जब 3 टर्म्स होंगे तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। सही है, जब 3 टर्म्स होंगे तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। कैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, मिडिल टर्म ब्रेकिंग का प्रोसेस बता रहा था। व्हेनेवर वी हैव 3 टर्म्स तो उसको हम अरेंज करते हैं डिसेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। मतलब किस फॉर्म में करते हैं, क्वाड्रेटिक होता है ना, तो ax² + bx + c फॉर्म में अरेंज करते हैं, याद रखें। इस फॉर्म में अरेंज करने के बाद अब क्या करना है, पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना और साइड पे नोट कर लेना। तो फर्स्ट टर्म इज x², लास्ट थर्ड टर्म इज 6। दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी हैव गॉट 6x²। पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद साइड पे लिख देना है, एंड देन वी हैव टू सी which factors of 6x² will be added or subtracted to give 5x। 6x² जो आया है इसके ऐसे फैक्टर्स तलाश करने, फैक्टर्स हमें पता है क्या होते हैं, 6x² के ऐसे फैक्टर्स तलाश करने जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मिडिल टर्म आए, और जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस +6x² ही आना चाहिए। मतलब -6x² भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, +6x² आना चाहिए। तो अब यहाँ बच्चों के जहन में देखें 2 बातें आ सकती हैं। एक बच्चा कहेगा सर +6
प्लस 6x और -1x। अच्छा -1x है तो 1 हम लिखते नहीं है, सिर्फ -x हम बोलते हैं, लेकिन मैं फिर भी मैंने -1x लिख दिया। तो 6 के फैक्टर्स हो सकते थे, पॉसिबल फैक्टर 6 और -1। और 6x² के पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो 3x, 3 × 2, 3x और 2x भी हो सकते थे। हम इन दोनों में कौन से को प्रेफर करेंगे, कौन से को प्रेफर नहीं करेंगे? तो हमने कहा 6x - x, 5x तो बनता है, बट 6x को -x से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉजिटिव 6x² नहीं बनता, बल्कि -6x² बनता है, और हमें प्लस 6x² चाहिए। तो यहां से मुझे पता चला कि ये वाले जो फैक्टर्स होंगे ना, ये वाले फैक्टर्स, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि दो चीजें हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि इनको जब इन 6x - x करने पे 5x तो मिल रहा है, 6x - x में मुझे 5x तो मिल रहा है, ये तो सही है। लेकिन जब मैं वापस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मुझे -6x² मिल रहा है, जबकि मुझे मिलना चाहिए था +6x²। जबकि अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, ये +3x और +2x है, ये जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों भाई? क्योंकि 3x + 2x मुझे 5x भी दे रहा है, और 3x को +2x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 × 2 = 6, x × x, x² 6x² भी दे रहा है। दोनों चीजें मुझे मिल रही हैं, लिहाजा ये मेरे अप्रोप्रिएट फैक्टर्स होंगे। अब ऐसे भी इंस्टेंसेस होंगे जब 3x और 2x सही नहीं फैक्टर्स होंगे, बल्कि 6x और -x सही फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेगी वो चीज। तो bottom line is whenever we have to middle break, firstly we have to arrange an ascending power, descending powers of x, मतलब highest power से lowest power की तरफ, और in short we have to arrange in the form ax² + bx + c. After that we have to multiply the first and the last terms, पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से, और पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसके फैक्टर्स तलाश करने, ऐसे फैक्टर्स तलाश करने हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो वापस विद साइन वही आना चाहिए जिसके फैक्टर्स ढूंढे थे। तो जब 6x² की बात की गई, तो 6x और -x मिडिल टर्म तो दे रहे थे, बट मल्टीप्लाई होकर -6x² दे रहे थे, लिहाजा हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि +3x + 2x ऐड होने के बाद +5x भी दे रहे थे, और वापस मल्टीप्लाई होने के बाद 6x² भी दे रहे थे, लेकिन उनको हमने कंसिडर, इसीलिए हमने उसको कंसिडर कर लिया। अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए +3x और +2x। अब हम क्या करेंगे देख लें। अब हम करेंगे x² +3x +2x +6। क्या किया? +5x को स्प्लिट कर दिया, +3x +2x, +5x को स्प्लिट कर दिया, +3x +2x। तो x² एज इट इज कॉपी होता है, पहला टर्म एज इट इज कॉपी करते हैं, आखिरी टर्म एज इट इज कॉपी करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक कर देते हैं। मिडिल टर्म 5x था, उसको ब्रेक करके 3x + 2x कर दिया। If there are 3 terms and we are told to factorize, this means we have to middle term break. प्रोसेस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, ऐसे फैक्टर्स तलाश करें जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए, वापस मल्टीप्लाई करें तो वही आना चाहिए, जो विद साइन वही आना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके हासिल किया था। फर्स्ट एंड थर्ड को जिस मल्टीप्लाई करके जो हासिल किया था वही वापस आना चाहिए। हमें ये फैक्टर्स, इस प्रोसेस को समझ के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, 3x और 2x आ गए। नाउ जब तीन मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद 3 टर्म्स 4 में तब्दील हो गए, जब 3 टर्म्स 4 में तब्दील हो जाएं, तो फिर हमें पेयर्स बना के कॉमन लेना होता है। पेयर किसका बनाएगा भाई? x² + 3x का अलग पेयर बनेगा, 2x + 6 का अलग पेयर बनेगा। तो x² + 3x वाला जो पेयर है उसमें भी कॉमन लेंगे कुछ, 2x + 6 वाले पेयर में भी कॉमन लेंगे। तो आइए लेते हैं। ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ग्रेड 7 में, ग्रेड 8 में आपने पढ़ा होगा यकीनन, लेकिन जाहिर सी बात है हम हर चीज बेसिक से कवर करते हैं, तो हम ये भी सिखाते हैं। तो x कॉमन लिया तो ये x + 3 हो गया, फिर प्लस के बाद हमने 2 कॉमन लिया तो ये भी x + 3 हो गया। तो x कॉमन लिया, we have got x + 3, then we have taken 2s common, we have got again x + 3। अच्छा अब क्या करें? अब हमारे पास x × x + 3 एक चीज है, और 2 × x + 3 दूसरी चीज है। अब आप देखेंगे ये दो ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम होंगे, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। अगर सही फैक्टराइजेशन हुई है और सही मिडिल टर्म ब्रेकिंग हुई है, तो x + 3 अगर यहाँ पर आ रहा है तो x + 3 यहाँ पर भी आना चाहिए। x - 3 भी नहीं चलेगा, -x + 3 भी नहीं चलेगा, स्लाइटली भी साइन की चेंज का डिफरेंस नहीं चलेगा। अगर साइन का चेंज आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट साइंस आ रही है, मतलब आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग में गड़बड़ की है, आपने फैक्टराइजेशन सही नहीं की। कोई अगर 6x - x ले लेता ना, तो फिर उसमें उसकी गड़बड़ आ जाती, उसको नजर आता कि उसका जो है आंसर सही नहीं आ रहा। लिहाजा फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनका प्लस सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आए, और वापस मल्टीप्लाई करके वही आए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट था।
अब x टाइम्स x प्लस 3 और 2 टाइम्स x प्लस 3 जो है उसमें हमने x टाइम्स x प्लस 3 और 2 टाइम्स x प्लस 3, x टाइम्स x प्लस 3 और 2 टाइम्स x प्लस 3 में जो कॉमन ले सकते हैं दैट इज x प्लस 3। तो मैंने कहा x प्लस 3 में कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने x प्लस 3 कॉमन लिया तो x टाइम्स x प्लस 3 और 2 टाइम्स x प्लस 3 में जब x प्लस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर प्लस 2 बचेगा। लिहाजा अगला जो ब्रैकेट खुलेगा उसमें x प्लस 2 होगा। अक्सर बच्चे इसको याद और रट्टा मार लेते हैं कि भाई जब जो सेम नजर आए वो लिख दो पहले और फिर उसके बाद x प्लस 2 कर दो, या पहले वो x प्लस 2 लिख देते हैं फिर x प्लस 3 लिख देते हैं। तो वो तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 into 3 लिखा जाए या 3 into 2 लिखा जाए आंसर तो 6 ही होता है। इसी तरह x प्लस 2 को पहले लिखा जाए, x प्लस 3 को बाद में लिखा जाए, या x प्लस 3 को पहले लिखा जाए, x प्लस 2 को बाद में लिखा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x प्लस 3 x प्लस 2 जो है वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। तो क्या प्रोसेस हुआ बेटा, पहले आखिर को मल्टीप्लाई किया, फैक्टर्स तलाश किए, ऐसे फैक्टर्स जो एड सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म दें और वापस मल्टीप्लाई करके वही दें जो जिसके फैक्टर्स निकाले गए थे। जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाती है तो 3 टर्म्स 4 में तब्दील हो जाते हैं, पेयर बना के कॉमन निकालते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 2 ब्रैकेट्स हमें सेम नजर आएंगे, उस 2 ब्रैकेट जो सेम नजर आ रहे हैं उसको हमने कॉमन ले लिया x प्लस 3 को, तो हमारे पास यहाँ से x बच गया, यहाँ से 2 प्लस 2 बच गया, तो हमारा आंसर हो गया x प्लस 3 x प्लस 2। दिस इज हाउ वी हैव बीन एबल टू ब्रेक द मिडिल टर्म। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल केस बी की बात करूं, वही बात जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, इसमें मैं अगर स्लाइटली कोई चेंज कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कर दूं, अब देखिए इससे क्या चेंज आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 करने से चेंज ये आएगा कि अब जो है पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके तो 6x स्क्वायर ही आएगा, बट नाउ द फैक्टर्स विल बी माइनस प्लस 6 नहीं माइनस 6x। अच्छा याद रखिए, अगर बीच में मिडिल टर्म में माइनस चाहिए ना तो जो 2 फैक्टर्स ले रहे हैं उसमें बड़े नंबर को माइनस देंगे। अब अगर आप ऊपर देखें प्लस चाहिए था तो खैर हमने दोनों ही प्लस वाले लिए, लेकिन अगर हम 6x और माइनस एक्स भी लेते तो 6 को हम प्लस का साइन देते और x को हम माइनस का साइन देते। वजह ये कि हमें बीच में प्लस चाहिए था। सिमिलरली यहाँ माइनस चाहिए, इसका मतलब 6 into 1 अगर मैं फैक्टर लेने का सोचता हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं 6x और -6x और प्लस एक्स लूंगा, बड़े नंबर को माइनस का साइन दूंगा। जरा एक दफा चेक कर लूँ, -6x को और प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद -6x प्लस एक्स मुझे -5x तो दे रहा है, लेकिन -6x और प्लस एक्स मुझे +6x स्क्वायर नहीं दे रहे, -6x स्क्वायर दे रहे। इसका मतलब ये फैक्टर सही नहीं हुए। तो यहाँ भी एक्स 6x स्क्वायर जो फैक्टर्स मैं लेने वाला हूँ वो कौन से लूंगा, -3x प्लस 2 नहीं -2x, -5x चाहिए तो -3x -2x। अब देखिए -3x और -2x है, -5x भी मिलेगा और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करके +6 भी मिलेगा। इसका मतलब ये वाले फैक्टर सही फैक्टर्स हो। तो यहाँ से अगर मैं मिडिल ब्रेकिंग करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x -2x +6। यहाँ से अगर मैं पेयर बना के कॉमन ले लूँ तो x टाइम्स x -3, यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा x प्लस एक्स -2 टाइम्स x -3, फिर x-2 जो है x-3 यहाँ से कॉमन ले लिया, एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया x-2। माई फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी x-3 x-2, ये फाइनल आंसर होगा। x-3 x-2 विल बी माई फाइनल आंसर। देखिए अगर आपने कहीं गलती की होती और ये वाले फैक्टर्स ले लेते अल्लाह ना करे आप, तो यहाँ आपको नजर आता कि यहाँ और यहाँ में साइन में डिफरेंस आ रहा है। सही है, तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिसाइडिंग व्हिच फैक्टर्स यू हैव टू टेक, क्योंकि अगर फैक्टर सही नहीं लेंगे तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, बगैर सोचे आप नहीं कर सकते। अंधाधुंध काम नहीं करना, बल्कि सोच समझ के प्रॉपर सोच के आपने काम करना है। सही है, यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अच्छा फिर मैं 4 टर्म्स वाली मिसाल भी ले लेता हूँ। ये हो गया आपका 3 टर्म्स है, और अगर लेट सपोज तीसरा केस है जिसमें है ही 4 टर्म्स, तो इसमें आपने क्या करना होता है, मेक पेयर्स एंड टेक कॉमन।
2 टर्म्स होंगे तो आप कॉमन लेंगे और थर्ड आइडेंटिटी लगने का चांस होता है। 3 टर्म्स होंगे तो आप जो है वो मिडल नंबर ब्रेकिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर टर्म्स 3 नहीं है बल्कि 4 टर्म्स हैं, तो जब 4 टर्म्स होंगे, क्योंकि आप देखें ना, जब 3 टर्म तो आप तो आपने मिडल नंबर ब्रेकिंग करके उसमें उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर आपके पास हो ही 4 टर्म्स, तो फिर आप कैसे कॉमन लेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर पेयर्स बना के कॉमन लेंगे। जैसे मैं इसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 5 पेपर में इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो मैं इसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। 1 मिनट दें। अच्छा जी, देखिए 4 टर्म्स की एक मिसाल लेते हैं। 5 पेपर से ही सवाल उठा लेते हैं ना। आपका 5 पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर हम 13 देख सकते हैं। तो एक उठा लेते हैं। 18 RC मिसाल है। 18 RC एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 18 RC -3 RD -6 TC + TD। अब देखें, नाउ वी हैव बीन गिवन 4 टर्म्स एंड वी आर टोल्ड टू फैक्टराइज इट। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है ना, फैक्टराइज कंप्लीटली। आपको कहा जा रहा है फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने का क्या मतलब है? तो आपको पता है 4 टर्म्स है। अच्छा, अगर 4 टर्म्स है तो आपको पहले ये देखना है कि क्या जिस ऑर्डर में ये हैं उसी ऑर्डर में पेयर्स बन सकते हैं। अगर उसी ऑर्डर में पेयर्स बन सकते हैं और कॉमन निकल सकता है तो बना लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहले 2 टर्म्स में कॉमन निकल ही नहीं रहा होता, तो ऐसे केस में आप स्वैप कर दें। सेकंड वाले को थर्ड की जगह ले जाएं, थर्ड वाले को सेकंड की जगह ले आएं। ये भी कर सकते हैं कि फोर्थ वाला जो है उसको पहले की जगह पे ले आएं और पहले वाले को फोर्थ की जगह पे ले जाएं। कुछ स्वैपिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट एंड फोर्थ में स्वैपिंग कर लें, सेकंड एंड थर्ड में स्वैपिंग कर लें, फर्स्ट एंड थर्ड में स्वैपिंग कर लें। कुछ स्वैपिंग करनी पड़ेगी। स्वैपिंग करेंगे तो फिर कॉमन निकलना शुरू हो जाए। लेकिन अगर बगैर स्वैपिंग के कॉमन निकल रहा है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ जैसे बगैर स्वैपिंग के कॉमन निकल रहा है, 18 RC और -3 RD में क्या कॉमन है? 3 R कॉमन है। जब 3 R कॉमन लिया, मैंने कहा था जो कॉमन लेते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो 18 RC में 3 R को डिवाइड करते हैं, तो R कट गया। 18/3 6 बच जाएगा। और 3 RD में 3 RD से 3 R डिवाइड कर दें तो -D बच जाएगा। अच्छा, -6 TC + TD है। यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं, या लेट सपोज यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, ये आपको समझना है कि क्या कॉमन लेने की जरूरत है। और आपको कॉमन इस तरह से लेना है कि आपका 6C - D बचे। इसका मतलब आपको नजर आ रहा है T कॉमन लेना है। लेकिन अगर आप सिर्फ T कॉमन लेंगे तो +T कॉमन लेंगे या -T कॉमन लेंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। तो अगर आप +T कॉमन लेंगे तो आपका -6C + D हो जाएगा, जबकि आपको चाहिए कि आप 6C - D बनाए। तो आप +T कॉमन नहीं लेंगे, -T कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने से पहले भी सोचा करें, ऐसे नहीं अंधाधुंध। -T कॉमन लिया, जब -T कॉमन लिया तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 6C और यहाँ से आ जाएगा -D। जब -T कॉमन लिया तो आपको नजर आ रहा है कि 6C - D 6C - D मैच होगा। जब मैच हो गए तो फिर 3R टाइम्स 6C - D में और T टाइम्स 6C - D में आपने 6C - D को कॉमन ले लेना है। 6C - D को आपने कॉमन लिया तो आपका 3R - T बचा। तो 6C - D एंड 3R - T विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपको फैक्टराइज करके फैक्टर्स मिल गए। इंस्ट्रक्शन क्या थी? फैक्टराइज कंप्लीटली, फैक्टराइज फुली। तो 4 टर्म्स थे। अगर तो कॉमन निकल रहा है पहले 2 में और आखिरी 2 में, तो कॉमन निकालने के बाद पेयर्स बनाए और मजीद कॉमन लेने के बाद आंसर दे दें। जैसे मैंने कॉमन ले लिया, तो 6C - D 6C - D इन दोनों में कॉमन ले लिया 6C - D को। 3R यहाँ से बचा, T यहाँ -T यहाँ से बचा। लेकिन याद ये रखना था कि -T कॉमन लेना था। +T अगर कॉमन लेते हैं इन दोनों में ना, तो फिर आपका आंसर मैच नहीं होता। तो कभी गलती से +T लिख भी दें तो फिर फौरन रियलाइज करें कि यार अंदर -6C + D आ रहा है, सिर्फ साइन का फर्क आ रहा है। दोनों साइन में फर्क आ रहा है। देखिए, एक साइन में फर्क आया ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे किसी का 6C + D आ रहा होता, अब बोले +6C आना चाहिए था, +6C तो आ रहा है, लेकिन -D के बजाय +D आ रहा है। सिर्फ एक साइन चेंज है। सो प्लस सिर्फ एक साइन चेंज है, इसका मतलब कोई और कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर हुआ है। अगर आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की होगी तो उसमें कुछ और फैक्टर्स ही सही नहीं लिए होंगे, ये हो सकता है। लेकिन अगर इंटायरली ऑपोजिट साइंस आ रही हूँ, मतलब +6C की जगह -6C लिखा हुआ होगा और -D की जगह +D लिखा होगा, फिर आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको -B कॉमन लेने की जरूरत है। तो अगर आपने प्लस कॉमन लिया हुआ भी है तो अगले स्टेप में काटने के बजाय अगले स्टेप में +T को -T में कन्वर्ट कर दें और -6C + D को 6C - D में कन्वर्ट कर दें। तो यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम द फाइनल आंसर। कभी ऐसा मसला आए तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो बॉटम लाइन है कि अगर 2 टर्म्स होंगे
तो फैक्टराइज का मतलब कॉमन टेकिंग एंड और थर्ड आइडेंटिटी, इसको अच्छी तरह मैंने इलेबोरेट किया। और अगर 3 टर्म्स होंगे तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, उसके लिए आपको फैक्टर्स का खास ख्याल रखना है। और अगर 4 टर्म्स होंगे तो आपको पेयर्स बना के कॉमन लेना होगा, जिसका मैंने पास से एग्जाम उठा के आपको करवा दी। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात काफी समझ में आ गई होगी। कहाँ तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने? 3 टर्म्स तक आपने कॉपी किया है? मुकम्मल कॉपी कर लें यहाँ तक, मुझे बताएं। और कॉपी करने के बाद एक्नॉलेज कर दें, क्लियर एंड डन। तो फिर क्लास को आज एंड करते हैं इंशाल्लाह। और अभी आप लोग यूनिट 2A तक के पास से इसको मुकम्मल कर लें। यूनिट 2A का टास्क मैंने आपको दिया हुआ है, टेस्ट भी हमारा अगले हफ्ते, उसकी भी तैयारी कर लें। तो इसी क्लास को फिर मजीद इंशाल्लाह और आगे इंशाल्लाह अगली क्लास में ले जाऊंगा। अभी मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर एंड डन है? अगर किसी ने ऊपर का भी कॉपी नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले ले पहले, मैं मौका दे रहा हूँ, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है, मुझे भी पढ़नी है नमाज। तो अब मेरी आगे भी फिर क्लासेस होंगी, तो नमाज के बाद तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, स्क्रीनशॉट। और अब दूसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें और इन दोनों के नोट्स बना लीजिएगा। अभी मुझे ये एक्नॉलेजमेंट दे दें, क्या सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ। अगर क्लियर हो चुका है तो क्लियर की एक्नॉलेजमेंट दे दें, ताकि मैं क्लास इत्मीनान से खत्म कर सकूं। किसी का कोई सवाल है वो पूछ सकता है, बाकी मजीद इसकी कंटिन्यूएशन आगे मैं अगले हफ्ते कराऊंगा इंशाल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह। यस, नवार का भी आ गया है एक्नॉलेजमेंट। खंसा ने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। खंसा, इज इट क्लियर और नॉट? खंसा एंड एनसिया। सर मुझे चैट नहीं करने दे रहा, लेकिन क्लियर है। ओके ग्रेट। व्हाट अबाउट यू एनसिया? यस सर, क्लियर है। चले सही है अल्हम्दुलिल्लाह। चले इंशाल्लाह अपना जितना भी पुराना काम है उसको अलाइन करें। और कहीं भी कोई छोटा मोटा कहीं मसला आए तो आप कहीं शो स्टॉपर आ रहा हो, कहीं आपको लगता हो कि आप रुक गए, तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वेडनेसडे को इंशाल्लाह आप लोग का टेस्ट भी है 7 to 8 PM पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, तो उसके लिए तैयारी करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।